वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए 100 प्रश्नों का फुल प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपका होम गार्ड का एग्जाम होने वाला है 24 जनवरी। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका जो 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों का सिलेबस एक ही है। बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है, सिलेबस दोनों का एक ही है फ्रेंड्स। इसलिए जो होम गार्ड का तैयारी करें वो भी प्रैक्टिस सेट को देखें फ्रेंड्स, और जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं कांस्टेबल का, वो भी प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देखेंगे। इसमें आपको सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, हिंदी से, अंग्रेजी से, मैथ से, पूरा मिक्स कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल आपका है, कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है। रोम क्या है फ्रेंड्स? तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ऑनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित जानकारी ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। रीड ऑनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म है, और यह है जो फ्रेंड्स आपका अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, कैसा है? तो अस्थाई मेमोरी है। सवाल पूछा जा सकता है आपको कि रोम है जो किस तरह का मेमोरी है, तो ये अस्थाई है, परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोम में सूचनाएं हैं जो अस्थाई रूप से इकट्ठा होती है, इसलिए आपको रोम को क्या अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट कि कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है। तो रीड ऑनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो गया। यह एक अस्थाई मेमोरी है, इसमें सूचनाएं हैं जो अस्थाई रूप से इकट्ठा होती है। अब एक टर्म आता है फ्रेंड्स, एक शब्द आता है रैम। ठीक है, दोनों का जाने। रैम, तो रैम का क्या होता है फ्रेंड्स? इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम है, वो कंप्यूटर का कैसा है? तो अस्थाई मेमोरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यह है जो अस्थाई मेमोरी के अंतर्गत आता है। और इसे रैम को फ्रेंड्स याद रखिएगा, कंप्यूटर का याददाश्त भी कहा जाता है। ठीक है, रैम को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का याददाश्त भी कहा जाता है, रैम को याद रखिएगा। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आप लोग मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। और कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं जानते हैं तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आपका है कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है। तो जान लीजिए फ्रेंड्स, सोना होता है जो बहुत ही तन्य धातु होता है। इसमें आपका 1 ग्राम सोना से बहुत लंबा, कितना किलोमीटर तक आप इसका खींच करके लंबा कर सकते हैं, उतना लंबा इसको मतलब तान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी सोना होता है जो सबसे ज़्यादा तन्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है? तो याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। और जो गहना जेवर बनता है उसमें कितना होता है? तो 22 कैरेट उसमें होता है, यानी पूर्ण रूप से वो 24 कैरेट का सोना नहीं रहता जो गहना बनता है। उसमें 2 कैरेट आपको तांबा मिक्स किया जाता है फ्रेंड्स, ताकि वो गहना जेवर है जो टूटे नहीं। ठीक है, यानी जो गहना बनता है तो शुद्ध सोने का नहीं बनता है। शुद्ध सोने 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट का गहना नहीं बनता है। कितना कैरेट का बनता है? तो 22 कैरेट का बनता है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, सोना से संबंधित प्रश्न जो पूछा जाता है बताते हैं कि सोना का अयस्क कुछ। ठीक है, तो सोना का अयस्क मुख्य रूप से 2 है फ्रेंड्स। कौन कौन है? आपका एक हो गया काल्वेराइट। ठीक है, याद रखिएगा, काल्वेराइट एक अयस्क हो गया फ्रेंड्स। और दूसरा अयस्क होता है क्या? सिल्वेनाइट। ठीक है, क्या होता है? सिल्वेनाइट। तो सिल्वेनाइट और काल्वेनाइट है जो किसका अयस्क है फ्रेंड्स? तो आपका सोना का है। इसको किस तरह से याद करते हैं फ्रेंड्स? से काल्वेनाइट। देखिए, कनक मतलब क्या होता है? ठीक है, याद रखिए, कनक मतलब सोना होता है पर्यायवाची शब्द में। तो क से कनक हो गया फ्रेंड्स, और क से काल्वेनाइट। ठीक है, अब काल्वेनाइट आ जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद सिल्वेनाइट भी इसमें जोड़ के रखिएगा। तो क से कनक होता है, क से काल्वेनाइट, तो किसका एस हो जाएगा? सोना का एस हो जाएगा। तो कुछ न कुछ तुक्का भी डाले फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो से मैं भी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि आपको कुछ जिसमें कन्फ्यूजन होता है आपको जिसमें उसको मैं ट्रिकली बताऊं, ताकि उसमें कन्फ्यूजन पैदा ना हो। उसके लिए मैं स्पेशल 50 प्रश्न का सेटिंग करूंगा फ्रेंड्स, जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसका मैं दूर करूंगा और सदा के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा मैं करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। बस हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो सवाल नंबर 2 को बहुत सारा इसमें देखिए फ्रेंड्स, सोना है जो सबसे तन्य धातु होता है, इसका जो अयस्क क्या होता है? तो काल्वेराइट और सिल्वेराइट इसका अयस्क होता है। उसके बाद में क्या बताया फ्रेंड्स कि जो गहना बनता है वो 22 कैरेट का बनता है। शुद्ध सोना होता है कितना? 24 कैरेट का होता है। ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए फ्रेंड्स, रिपीट कर करके पढ़िए तो अच्छा रहेगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका सवाल नंबर 3 को देखिए कि फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो फोटोग्राफी का जो आविष्कार किया था, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल डे ग्यूरे ने किया था। ठीक है, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो एल डी ग्यूरे ने किया था फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4, जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है?
तो देखिए जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है, तो शक्ति की इकाई है। याद रखिएगा जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है, तो शक्ति का। अगर शक्ति का ये सही मात्रक पूछे तो क्या होता है फ्रेंड्स, वाट होता है। ठीक है, शक्ति का ये सही मात्रक वाट होता है। और जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है, तो शक्ति का इकाई है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 को देखें। अक्षर अगर दिखाई छोटा पड़ता है फ्रेंड्स तो आप फुल स्क्रीन में कर करके वीडियो देखिएगा तो पूरा स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाती है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा देश है जो अपनी आकृति के चलते यूट कहलाती है। तो यूट कौन कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटली हो जाएगा। ठीक है, इटली से संबंधित याद रखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए इटली है जो आपका यूरोप महादेश में पड़ता है। ठीक है, तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है, तो इटली देश को ही यूरोप का भारत कहा जाता है। इसके बाद में और है फ्रेंड्स वहाँ पर कि इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है। ये भी प्रश्न देखिए प्रैक्टिस सेट में बार बार मिलते रहता है। तो इटली की गंगा किसे कहते हैं, पो नदी को कहते हैं। ठीक है, पो नदी को इटली का गंगा कहते हैं। यूरोप का भारत किसे कहते हैं, तो इटली के कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है, तो इटली है जो आपका यूट कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स आपका जो पुनर्जागरण कहाँ हुआ था विश्व में, सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। आपका अंग्रेजी से देखिए प्रश्न, इसी तरह से आपका होमगार्ड में फ्रेंड्स और बिहार पुलिस कांस्टेबल में मिक्स करके प्रश्न रहेगा। ठीक है, सभी को पता है कि अंग्रेजी से मेरे ख्याल से 5 से 7 प्रश्न पूछा जाता है। मैथ से आपको ज़्यादा 10 प्रश्न पूछा जाएगा और हिंदी से 10 प्रश्न। बाकी है जो फ्रेंड्स आपका सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन से प्रश्न रहेगा। ठीक है, निगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है। तो कह रहा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज, इसका क्या होगा आप लोग गेस कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 का क्या होगा, तो हो जाएगा इसका भारत गाँवों का देश है। ठीक है, भारत गाँवों का देश है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत गाँवों का देश है, सही ट्रांसलेशन है। 7 नंबर सवाल को देखें। 7 नंबर सवाल है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में चूज करने के लिए कह रहा है, आई सेड टू हिम इन्वाइटेड कॉमा वर्क हार्ड। तो 7 का क्या हो जाएगा, आई, इसका इन्वर्टन करेगा तो हो जाएगा आई एडवाइज टू हिम। ठीक है, इसको तोड़िएगा, आई एडवाइज टू हिम वर्क हार्ड, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। चूज द बेस्ट सफिक्स। सफिक्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्रत्यय होता है। याद रखते हैं कोई भी शब्द के लास्ट में जो लगाया जाता है उसे प्रत्यय करते हैं, शब्द के पहले जो लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो अंग्रेजी में सफिक्स मतलब प्रत्यय और प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय यानी सफिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो वी आर वेयर आर योर बैग एंड बैगेज। तो कहावत है फ्रेंड्स, बैग एंड बैगेज, आपका ये क्लियर पता चल रहा है। ठीक है, बैग एंड बैगेज मतलब क्या होता है, बोरिया बिस्तर समेत होता है फ्रेंड्स, बैग एंड बैगेज। तो देखिए यहाँ पर एजी ई आपका प्रत्यय सफिक्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया। सवाल नंबर 9 को देखें कि चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, यानी उपसर्ग कह रहा है फ्रेंड्स। तो कह रहा है द आर्मी फाइनली, जो आर्मी फाइनली आपका हो जाएगा रिसेडेड। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिसीडेड, यानी अंततः आर्मी पीछे हट गई। पीछे हटना होता है, रिसीडेड होता है, यानी यहाँ पर आर ही भराएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 9 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द आर्मी फाइनली रिसीडेड, यानी कि अंततः आर्मी क्या है, पीछे हट गई। चलिए सवाल नंबर 10 को देखें कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेल, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें देखिए नेसेसरी किस तरह से लिखा जाएगा। तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इस तरह से लिखा है, NECESSARY, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से वे कौन से कण है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। तो देखिए परमाणु होता है फ्रेंड्स नाभिक में, कितने बार मैं बता चुका हूँ, P+N होता है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन है जो क्या होता है, चारों ओर घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो आपका नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है आपका फ्रेंड्स। और न्यूट्रॉन होता है जो क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से वे कौन कण है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित रहते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो चैडविक ने। हो गया फ्रेंड्स। अब देखिएगा और पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, P+N होता है। याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। सूक्ष्म पोषक पौधों के लिए कौन सा होता है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से याद रखिएगा, बोरन।
सूक्ष्म पौधा होता है उसके लिए पोषक होता है कौन सा, तो बोरॉन होता है जो आपको सूक्ष्म पोषक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा सवाल नंबर 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, हो जाएगा इसमें आपका लैक्टोज नहीं होगा, सेलुलोज नहीं, माल्टो, ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, देखिए तुरंत एनर्जी के लिए क्या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ग्लूकोज का सूत्र भी याद रखिए फ्रेंड्स, कभी कभी पूछा जाता है, तो क्या होता है C6H12 और O6 होता है, ये क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ठीक है, तो तुरंत ऊर्जा चाहिए तो फ्रेंड्स कहीं पर देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट मारिएगा। ठीक है, उसी का रूप है ये, ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। तो कहीं पे अगर कार्बोहाइड्रेट रहेगा फ्रेंड्स की तत्काल ऊर्जा के लिए तो कार्बोहाइड्रेट मारिएगा, नहीं तो ग्लूकोज रहेगा तो ग्लूकोज। इसका सूत्र भी याद रखिएगा, C6H12O6 होता है। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 14 को देखें। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है। ठीक है, स्पोर्स यानी बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, धनिया। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा धनिया। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो देखिए खट्टे फल में आपका विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा अगर जो ऑप्शन में आंवला रहता है फ्रेंड्स, तो आंवला भी अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, अंडे की जर्दी नहीं होगा, मछली का यकृत तेल ये भी नहीं होगा, कोड मछली ये नहीं होगा, सिट्रिक फल हो जाएगा। ठीक है, सिट्रिक होता है जो खट्टे फल, नींबू, संतरा, इस समय क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये आपका विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला शब्द है आकलन, शब्द का विलोम क्या होगा। अब देखिए हिंदी से प्रश्न है फ्रेंड्स, आकलन का विलोम शब्द क्या होता है, तो समाकलन होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, आकलन शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका क्या, समाकलन, आकलन का समाकलन। अगला, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 की जो काल से परे हो, काल से परे हो इसे क्या कहा जाता है, तो काला तीता कहा जाता है। याद कर लिया फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण सवाल है। जो काल से परे हो उसे काला तीता कहते हैं। कालांतर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो बाद में होता है, मध्यांतर में होता है, बीच में होता है। नहीं कहता है कोई कि कालांतर में करेंगे, नहीं बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसका भी अर्थ याद रखिए। पूछा जा रहा है जो काल से परे हो तो इसे क्या कहता है, काला तीता कहा जाता है। याद कर लीजिएगा। अगला सवाल आपका है कि भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, यह पंक्ति किनकी है, तो देखिए यह पंक्ति आपका है जो दिनकर जी का है फ्रेंड्स, और यह जो कोई कविता से लिया गया है, उस कविता का नाम आपका है हिमालय का संदेश। ठीक है, याद रखिएगा कि हिमालय का संदेश कविता है, उसका लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, और उन्हीं जो हिमालय का संदेश है उसी से कविता से पंक्ति लिया गया है, भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की। इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, इसका होता है कि ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला देश भारत है, इसका आपका अर्थ होता है। तो आपका दो याद हो गया फ्रेंड्स, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गयागा। जो एक लिखे हैं फ्रेंड्स हिमालय का संदेश, उसको जरूर याद रखें, किसने, दिनकर जी ने लिखे थे हिमालय का संदेश, और उसी से पंक्ति से उसी कविता से वह पंक्ति लिया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, सुमित्रानंद पंत का स्वर्गवास कब हुआ। इसका देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी बुक में भी गलत दिया हुआ रहता है, आप देख लीजिएगा। सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्मे थे कब फ्रेंड्स, तो आपको 1900 ईस्वी में जन्मे थे, और आपका 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए अब यहाँ ऑप्शन में कहीं पे 1977 नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं प्रश्न को चेक किया, मुझ पर डॉट लगा फ्रेंड्स, तो मैं बुक में देखा तो इसका आंसर गलत हुआ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स कभी कभी क्या जल्दी में आंसर सेट का गलत रहता है फ्रेंड्स, और ध्यान रिकॉर्डिंग के समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए कोई प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है। उसके लिए माइंड नहीं करेगा फ्रेंड्स, आप लोग कॉमेंट करके हमें बताइएगा, फिर उसका सोल्यूशन करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए सुमित्रानंद पंत का स्वर्गवास कब हुआ था, तो आज देखिए फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ था, 1900 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी कितना फ्रेंड्स, 1977, यानी 77 साल की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। तो इसका देखिए इसमें ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर 1977 होना चाहिए, तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। याद रखिएगा 1977 में। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कविता कौमुदी के कवि कौन है, तो गेस के रेफरेंस कौमुदी किसने लिखा है, राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है कौमुदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 21 को देखें, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील होगा। किसके समान गतिशील होगा, तो समान त्वरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 है कि एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक
वेग वाला बिंदु क्या होगा? तो पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर से सुने, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है, पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु कौन होगा? तो पहिए के जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? बहुत अच्छा सवाल है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो 23 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हमेशा ये वेग का विपरीत होता है, ठीक है। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग की दिशा के विपरीत होता है। सवाल नंबर 24 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 24 निम्नलिखित उदाहरणों में से किसी एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? निम्नलिखित उदाहरणों में से किस में एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेगा फ्रेंड्स, ये सब प्रश्न हूबहू पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? तो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना इसमें अधिकतम होगा। सवाल नंबर 25 को देखें। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो देखिए, जब मुक्त रूप से स्वतंत्र से कोई गिरता है फ्रेंड्स तो भारहीनता में होता है। 25 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे कि लिफ्ट का जब डोरी टूट जाता है फ्रेंड्स तो वो क्या नीचे गिरता है, तो देखिए वहाँ पर हम लोग भारहीन महसूस करते हैं, अपना भार कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो भारहीनता की स्थिति में होता है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सवाल नंबर 26 को देखते हैं। सवाल नंबर 26 आपका है कि लेजर क्या होती है? तो लेजर क्या होती है? तो लेजर एक होता है आपका एक वर्णीय कला संबंध प्रकाश का एक पुंज होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेजर क्या होती है? तो याद कर ले फ्रेंड्स, एक वर्गीय कला संबंध प्रकाश का एक पुंज होता है लेजर। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव क्या है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये क्या होता है? तत्कालिक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो तत्कालिक प्रक्रिया है। 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 28 को देखें। सवाल नंबर 28 आपका है कि धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता, ठीक है। क्या हो जाएगा? निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता। देखिए अच्छा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिर से सुन ले। धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? तो कौन सा द्रव जिसका निम्न घनत्व हो और उसका श्यानता क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए उसके लिए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि एक लकड़ी के गुटका को 2/3 जल में डुबो कर तैरा रहा है, इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना डूबा हुआ है फ्रेंड्स वही इसका अपेक्षित घनत्व हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लकड़ी के गुटका को 2/3, ठीक है, 2/3 जल में डूबा कर तैर रहा है, तो इसका अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/3 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि 1 मिलीबार बराबर कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1 मिली बराबर कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 देखिए, मैथ का फ्रेंड्स। देखिए जो लंबा मैथ है फ्रेंड्स उसका मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो ये देखिए सूत्र लगाकर थोड़ा लंबा जाता है फ्रेंड्स, इस पर नहीं होगा, तो ये सब मैं एक अलग सोल्यूशन में कर देगा। बाकी जो शॉर्ट में है मैथ फ्रेंड्स उसको मैं आपको सोल्व करते चलता हूँ। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? अच्छा सवाल है। तो सवाल नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आयोडीन का। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? याद रख कर ले फ्रेंड्स, आयोडीन का अधिक होता है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, कितना पास्कल के बराबर होता है? तो याद कर लीजिएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है एक एटमॉस्फेयर बराबर। याद कर ले फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट को आप वीडियो पॉज करके एक बुक में लिख लें और प्रत्येक दिन देखिएगा फ्रेंड्स, तो याद हो जाएगा ये सब प्रश्न। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर, उसका क्षमता की गणना करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसको देखिए आराम से बना सकते हैं अगर आपको फार्मूला है तो क्षमता बराबर क्या होता है, ठीक है, क्षमता पूछा जा रहा है तो क्षमता बराबर आपका क्या होता है? 1/, क्या होता है? एफ होता है, यानी 1/, फोकस दूरी होता है। ध्यान रखिएगा फोकस दूरी हमेशा क्या चीज़ में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, ठीक है। और इसको लेंस की क्षमता को हमको इंडिकेट किस तरह से करते हैं फ्रेंड्स? तो पी से करते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा, और फोकस दूरी होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। तो आपका देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्या है, फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, और फार्मूला आपका क्या है? पी बराबर 1/f
P1 फोकस दूरी, और फोकस दूरी क्या होना चाहिए आपका मीटर में होना चाहिए। तो फार्मूला पर सेट कर लीजिए फ्रेंड्स, P बराबर है तो 1 हो गया यहाँ पर, अब फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है 25 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर में बदलिएगा तो क्या 100 से भागा दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है क्या 100 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर ये चल जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है यानी कि आपका इतना मीटर कितना आ जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बटा कितना 0.25 इतना मीटर आ जाएगा। अब इसको देखिए दशमलव हटाइएगा तो ऊपर 1 हो गया, 2 शून्य ऊपर चल जाएगा, ठीक है तो 100/25 हो जाएगा, तो काटिए 25 चक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को किस में दर्शाते हैं, डायप्टर में दर्शाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 4D हो जाएगा, ठीक है यानी आपका 4D। आज देखिए फ्रेंड्स का उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है तो इसका हो जाएगा प्लस 4D इसका 4 डायप्टर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, एक उत्तल लेंस की अगर फोकस दूरी दिया हुआ है फ्रेंड्स तो इसको ध्यान रखिए, फोकस दूरी के हमेशा मीटर में होगा, उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसकी क्षमता की गणना करना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स धनात्मक होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या ऋणात्मक लिया जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, याद रखिएगा आपका, तो बन जाएगा P बराबर क्या होता है 1/F होता है, यही ध्यान रखना है कि ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपको 35 नंबर सवाल है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है 35 का। तो क्या होगा, कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध नगण्य करा, जब वायु का प्रतिरोध नगण्य रहेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, स्थिर हो जाएगा, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, तो स्थिर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है, फिर से एक बार देख लें कि वो यदि वायु प्रतिरोध नगण्य माने, ठीक है वायु का प्रतिरोध कुछ है ही नहीं, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, तो स्थिर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36 को देखें। सवाल नंबर 36 आपका है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है, किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37 को देखें। सवाल नंबर 37 आपका है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला गेस करें आप लोग सही करते हैं या नहीं। 37 का क्या हो जाएगा, तो क्या होता है रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, ठीक है आपको ये भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन का, तो क्या होता है रासायनिक ऊर्जा से क्या इसमें किस में बदलता है आपका ऊर्जा उष्मा, रासायनिक ऊर्जा है जो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स आपका कि भोजन का पचना है जो कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। भोजन का पचना या खाना का पकाना, चावल से भात बना, सभी रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स आपका सवाल नंबर आपका 38 है। सवाल नंबर 38 क्या है फ्रेंड्स कि यदि बाजार मूल्य, देखिए मैथ इसको कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, इस शॉर्ट में हो जाता है सोल्व। तो कह रहा है यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, ठीक है, और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई तो प्रतिशत लाभ बताए, ठीक है। ज़्यादा भाष नहीं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस कितना है फ्रेंड्स और कैपिटल प्राइस कितना है, हम देख लेंगे दोनों का, ठीक है। तो कह रहा है बाजार मूल्य लागत मूल्य से कितना 30% अधिक है, तो लागत मूल्य हम लोग अगर 100 मानते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि आपको 100 मानते हैं, MP हो गया मार्केट प्राइस और CP मान लेते हैं हम लोग। अगर जो हम 100 मानते हैं लागत वाला फ्रेंड्स, तो आपका एक कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, 30% अधिक है, यानी कि मार्केट प्राइस 130 हो गया और कैपिटल प्राइस यानी कि लागत मूल्य कितना हो गया आपका 100 हो गया। इसको देखिए काट दिए, शॉर्ट कर दिए तो कितना हो गया 13/10 आ गया, यानी मार्केट प्राइस कितना आया 13 अनुपात में और अब CP कितना आया 10 आया, ठीक है, याद करते चलिएगा। तो आ गया आपका 13/10 आ गया। अब क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि आपका 10% की, देखिए बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की है, तो बाजार मूल्य कितना है 13 है, तो 13 का 10% कर ले फ्रेंड्स, ठीक है, 13 का 10% करिए तो कितना होगा, 13/100 हो जाएगा, 180 यानी 1.3 आएगा, ठीक है। 13 का 10% करिएगा तो कितना आएगा, 13 का 10% करिएगा तो कितना आएगा, करिएगा यहाँ पर दशमलव यानी 1 पॉइंट कितना आया 3 आया। अब देखिए 1.3 आया फ्रेंड्स, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा आपका 10% छूट हुआ था तो टोटल कितना था ये 13 रुपया, और 13 रुपया माइनस में कितना घटा दें, 1 रुपया 30 पैसा घटा दीजिएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर निकल जाएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 10% छूट दे रहा है, तो इसमें जब घटाइएगा फ्रेंड्स तो आपको आएगा 11.70 आएगा, ठीक है, यानी 11 रुपया 70 पैसा विक्रय मूल्य आ गया।
अब देखिए क्रय मूल्य कितना हमको दिया हुआ है 10 रुपया, अभी हम निकाले थे सीपीओ वाला, क्रय मूल्य 10 रुपया था, अब विक्रय मूल्य कितना आ गया आपको 11 रुपया 70 पैसा, तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा 1 रुपया 70 पैसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 रुपया 70 पैसा आ जाएगा। आप लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब बटा क्रय मूल्य कितना 100 है। अब काट दे, देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स, तो इसको हटाइएगा तो यहाँ पर कितना 2 शून्य बैठ जाएगा। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य करिए 1 शून्य से कितना 17% आ गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 38 का क्या हो जाएगा 17% आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स कि किसी खास दिन सभी टिकटों का 38% छात्रों द्वारा खरीद लिया गया। कितना प्रतिशत 38% खरीद लिया। उसी दिन बेच गए टिकटों की संख्या 1350 था। ये तो सिंपल है, 1350 का 38% कर दिया फ्रेंड्स, इसका तो सोल्यूशन आ जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा आपका। इसको हल कर लीजिए, 1300 टोटल दिया हुआ है, 50 है, इसका 38% खरीदारी किया तो कितना खरीदेगा। इसको 38/100 कर दीजिए, ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब 5 कितना 1350 था, अब यहाँ काटिए 5 से, 5 दूना 10, यहाँ हो गया 5 दूना 10 और यहाँ पर हो गया 3, 7 पचे 35, ठीक है, 5 दूना 10 पूरा 7 पचे 27 आ गया। और यहाँ 2 है तो 2 से 19 कट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, 19 यानी कि 27 में 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 इंटू कितना 19, इसमें मल्टीप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, तो सवाल नंबर 39 का जो राइट आंसर आएगा 513 आएगा, ठीक है। इसको गुना करिएगा तो 9 से 63 3 आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए सिंपल सा मैथ था, इसी टाइप का मैथ रहेगा फ्रेंड्स, ज़्यादा हार्ड भास्ट नहीं रहेगा। किसी खास दिन सभी टिकटों का 38% छात्रों पर खरीद कर लिया गया। यदि उस दिन बेचने गए टिकटों की संख्या कुल कितना था 1350 थी, तो कितने छात्र ने टिकट खरीदे थे, तो इसका निकाल दिया तो आ जाएगा 513। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है। अर्धधातु इसमें से कौन नहीं है 40 का। तो देखिए अर्धधातु आपका सिलिकॉन तो है फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर आपका बोरॉन भी है, आर्सेनिक भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन है जो क्या अर्धधातु नहीं है, क्या है क्लोरीन है जो आपका अर्धधातु नहीं है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खालिस्तान पर प्रभावित कर किए जाते थे। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण के किए थे, स्वर्ण के पतरे पर किए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण स्वर्ण पर प्रभावित कर किए जाते हैं, किस पे स्वर्ण पर। अगला देखिए मैथ का सवाल है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा सवाल है, कितना 5/8 है, 3/4 यहाँ भागा का चिन्ह है, ठीक है फ्रेंड्स। तो भागा को करिए तो देखिए इसको सोल्व कर लिए इस तरह से, 5/8 है और कितना है 3/4 है, और भागा को जब करिए गुना करिएगा तो क्या उलट जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऊपर हो जाएगा 48 और नीचे कितना हो जाएगा 35। अब इसको सोल्व करिएगा फ्रेंड्स, 8 छक 48 हो गया, ठीक है, 8 छक 48, 5 सत्य कितना हो गया 35 हो गया। अब यहाँ हो गया 2 दूना 4 और 3 दूना 6 हो गया, 3 3 9/7 दूनी 14, 9/14 कौन है फ्रेंड्स, देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस पर ध्यान देना, यहाँ पर भागा है इसको पलट दीजिएगा, 48 गुना में करिएगा तो 48/35 होगा, सिंपल सा मैथ है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 43 को देखें कि किसी पौधे के वनस्पति भाग खाली स्थान होते हैं। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, जड़ तने और पत्तियाँ, जड़ तने और फूल, पत्तियाँ तने और फूल, जड़ पत्तियाँ और फूल। तो सवाल नंबर जो 43 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी पौधे के वनस्पतिक भाग जड़ तने और पत्तियां होते हैं, ठीक है। वनस्पतिक भाग के अंतर्गत कौन कौन है, जड़ तना और पत्तियां आते हैं, ना कि फूल आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फूल किस में नहीं आएगा, देखिए सब में फूल दिया हुआ है। तो ये अच्छा सवाल है, देखिए इसको याद कर लें कि किसी पौधे के वनस्पति भाग कौन कौन होते हैं, तो जड़ तने और पत्तियां होते हैं। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका 44 नंबर सवाल है कि संख्या इतना में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। सिंपल सा मैथ है फ्रेंड्स, स्थानीय मान किस तरह से निकाला जाता है, अंकित मान किस तरह से निकाला जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 6 का कह रहा है क्या चाहिए, अंकित मान और स्थानीय मान। तो देखिए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो स्थानीय मान जैसे 6 का कह रहा है तो 6 के बाद जितना अंक हो उतना उस पर उतना शून्य बैठाते हैं, तो 6 हो गया है फ्रेंड्स। या 3 अंक है, देखिए तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 3, यही हो गया जो उस अंक का क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। अंकित मान है जो फिक्स होता है, ठीक फ्रेंड्स, जो जहाँ पर लिखा हुआ उसी का वो अंकित मान होता है। तो 6 का अंकित मान कितना होगा 6 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें 7 का अंकित मान कितना का है 7 हो जाएगा। तो अंकित मान है इसमें कुछ नहीं होता है, तो कर रहा है दोनों का जोड़ कर रहा है, तो यहाँ पर 6 लिख करके जोड़ दिए, ये स्थानीय मान हो गया 6 का, 6 के बाद 3 अंक है 3 0 और अंकित मान हो गया 6 हो गया, जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा आपका 6006 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा में 529 टेबल इस प्रकार से व्यवस्थित है कि वहाँ जितने कॉलम है उतने ही रो है,
ठीक है फ्रेंड्स। तो वहाँ टेबल तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, इसका वर्गमूल निकाल दिए, जितना कॉलम है उतना ही रो है, तो कितना हो जाएगा उसमें आपको 5 किसका वर्ग होता है 23 का कितना होता है फ्रेंड्स 23 का वर्ग होता है 529। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। 2026 में कौन मेजबानी करेगा, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा, तो आपका अमेरिका 26 का होगा। ठीक है, और 2022 में फुटबॉल विश्व कप आपका कहाँ होगा फ्रेंड्स, तो कतर में होगा। ठीक है, कतर में वहाँ प्रस्तावित है, और 2026 में कहाँ है, अमेरिका में, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका मैथ से सवाल है, इसको समझिएगा, सिंपल है, ज़्यादा वास्ट नहीं है, बन जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखें। देखिए कह रहा है 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खड़े जमीन पर सीधे खड़े हैं, लंबे खंबे जमीन पर खड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फ्रेंड्स, एक हो गया ये, एक कह रहा है 17 मीटर, तो ये तो इससे लंबा होगा। इसकी ऊंचाई कितना है 12 मीटर है, कितना है 12 मीटर है, और इसकी ऊंचाई कितना है आपका 17 मीटर है, इसका कितना है 17 मीटर। दो खंबा खड़ा कर दिए फ्रेंड्स। 12 और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े, उनके पैरों के बीच की दूरी, यानी इनकी दूरी भी दिया हुआ है कितना 12 दिया हुआ है। ठीक है, इसके पैरों की भी 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, तो उनके शीर्ष छोरे के बीच की दूरी क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दूरी आपको पूछा जा रहा है, तो सिंपल है, अब देखिए बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 12 है फ्रेंड्स, तो आपका ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अच्छा ये देखिए टोटल कितना यहाँ तक है 17 है, और यहाँ तक कितना है 12 है, तो 17 में से 12 घटाएंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब क्या पूछा है, देखिए त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है आपका क्या, लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, आपका कर लिए, तो बराबर है कितना हो गया 144 हो गया। 12 का स्क्वायर करिएगा ना, और फिर प्लस में कितना 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 169 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। सिंपल सा है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। कह रहा था 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, तो 12 मीटर 17 मीटर खंबा लंबन कर दिए, दोनों पैरों के बीच 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछ रहा है आपका यहाँ शीर्ष और इसका इस छोरे की लंबाई पूछ रहा था, तो ये 12 ये आधार हो गया फ्रेंड्स, और ये लंब कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 5 सेंटीमीटर कैसे निकला, तो टोटल दूरी था यहाँ से यहाँ कितना 17 था, और ये यहाँ तक 12 था, तो इसमें घटा दिए 5 हो गया। अब फार्मूला कर्ण बराबर लगा दिए फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा लंबा स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो आ गया 13। ठीक है, ये दूरी कितना हो जाएगा 13 मीटर हो जाएगा। तो सिंपल सा मैथ है फ्रेंड्स, बन गया। चलिए सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर हो गया था, ऑप्शन नंबर कितना आ गया था 13 है ना, तो सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर हो गया था आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया था। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा वाला है, थोड़ा लंबा जाएगा फ्रेंड्स, इसको मैं सबका एक में करा दूंगा। चलिए अगला सवाल ये भी देखिए थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा फ्रेंड्स, इसका भी मैं करा दूंगा। अगला सवाल देखिए मुँह जवानी है फ्रेंड्स, इसको बनाइए। इतना दिया हुआ आपका बहुलक ज्ञात करिए, तो बहुलक तो सिंपल है फ्रेंड्स, बहुत जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो बहुलता इसकी कौन सा संख्या का है देख लीजिए। 75 1 75 2 और 75 3। देखिए सबसे ज़्यादा है जो फ्रेंड्स आपका 72 है, जो आपका एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, 72 एक ही बार आया हुआ है, बाकी 74 2 ही बार आया हुआ है, 73 है जो भी आपका 2 ही बार आया हुआ है, 71 है जो भी आपका एक ही बार आया हुआ है, 77 है जो भी आपका एक ही बार आया है, सबसे ज़्यादा 75 आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इस पर ध्यान से ही देखना होता है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कौन बार आया है। तो 50 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 75 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब सवाल नंबर 51 को देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चीन को भेजता था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी, चीन को। सवाल नंबर 52 को देखें, द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था। द्वितीय महायुद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1939 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी कब हुआ था 1939 में हुआ था, 6 वर्षों तक चला था, 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, आपको याद रखिएगा। ठीक है, और ये समाप्त हुआ था फ्रेंड्स आपका उस समय संधि हुआ था आपको 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था आपका संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, उसी समय संधि से आपको ये समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस
संस्था का उदय हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा संस्था था? 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का। एक राष्ट्र संघ का था फ्रेंड्स, एक संयुक्त राष्ट्र संघ था, तो दोनों का रहेगा। अगर राष्ट्र संघ की स्थापना पूछेगा फ्रेंड्स तो 1920 में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर जो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, लेकिन अब पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 24 अक्टूबर कितना 1945 में हुआ था। जरूर ये याद रखिएगा। तो इसी के सब बाद में फ्रेंड्स आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो यहाँ पूछा गया आपका सवाल कि द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हुआ था। चलिए सवाल नंबर 53 को देखते हैं। सवाल नंबर 53 आपका है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? अच्छा सवाल है 53 का। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। ठीक है, और कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था अगर जो पूछे फ्रेंड्स तो याद रखिएगा कागज का आविष्कार आपका चीन में हुआ था। लेकिन अगर जो पूछा जाए कि कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, तो आपका जर्मनी में खोला गया था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज का आविष्कार कहेगा तो चीन हो जाएगा फ्रेंड्स, और कागज बनाने वाला कारखाना सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आपका जर्मनी में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 54 को देखिए, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले आपका मछलीपट्टनम में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी आपको 1605 ईस्वी में, ठीक है 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला सवाल नंबर अगला देखें 55 को, पहली टेलीग्राम लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो देखिए दो जिक्के बन रहा है, ये भी याद रखें। टेलीग्राम लाइन है लॉर्ड डलहौजी के तो समय में शुरू किया था 1852 में। कहाँ से कहाँ शुरू किया गया था? तो 55 हो जाएगा, कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू किया गया था। याद रखिएगा, पहले टेलीग्राम लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कहाँ? कलकत्ता से आगरा हुआ था। ठीक है, अब इसको किस तरह से याद करेंगे इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, नहीं होगा। आगरा, आगरा से एक शब्द लीजिए फ्रेंड्स का आगम। ठीक है, आगाज, आगाज, आगरा मतलब क्या होता है? आगाज, आगाज मतलब होता है शुरुआत करना होता है, समझ रहे हैं। आगाज है गाना आप लोग सुनो, अभी तो मोहब्बत का आगाज है उसमें है फ्रेंड्स, तो आगाज मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है। ठीक है, तो वहाँ से शब्द ले लिए। तो कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो प्रथम टेलीग्राम लाइन हुआ था तो कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता से आगरा। आगरा से किस तरह से याद रखेंगे? तो आगाज हुआ था, यानी कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली टेलीग्राम लाइन की शुरुआत हुई, यानी आगाज हुआ। तो इस तरह से कुछ तुक्का बिठा लिए, हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 56 को देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति किसने लिखा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर इसका डी, बहुत बार बता चुके हैं, लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वही हो गया, हड़प नीति। अगला सवाल को देखिए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा? इसका हो जाएगा हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ किसे? हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा हुआ है। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? चलिए बताइए लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और दो तीन झील का नाम बताते हैं फ्रेंड्स जो याद रखिएगा। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो आपका महाराष्ट्र में है। डिडवाना झील कहाँ है आपका? तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? तो आपको उड़ीसा में पड़ता है। फिर आपका एक राजसमंद और जयसमंद झील पूछे तो राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जरूर याद रखिएगा। तो लोनार झील कहाँ है आपका? राजस्थान में है। अगला सवाल को लेते हैं कि जाड़े में किस दिशा में चक्रवात आकर भारत में वर्षा करती है? बहुत अच्छा सवाल है। ये आता है उत्तर पूर्व से आता है। ठीक है, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? तो उत्तर पूर्व से आते हैं और भारत में ठंडी के मौसम में वर्षा करते हैं। अगला सवाल को लेते हैं 60 नंबर सवाल फ्रेंड्स कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पाराबैंगनी किरणें को अवशोषित करती है? सभी जानते हैं ओजोन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 61 को देखते हैं। सवाल नंबर 61 है कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन वर्कर्स निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित है? सिंपल सा है फ्रेंड्स, कहाँ है? आपका वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में आपका रेल कब चला गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा आपका 16 अप्रैल। ठीक है, डेट याद रखिएगा। ठीक है, 16 अप्रैल कितना? 1853 में प्रथम बार भारत में आपका रेल चला था। कहाँ से कहाँ चला था? तो मुंबई से थाने के बीच में चला था। कितनी दूरी के लिए चला था? 34 किलोमीटर के लिए चला था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1853 में। उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, ये भी याद रखिएगा। तो ये इसमें बहुत सारा हम लोग देखे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे डीजल इंजन लोकोमेटिक वर्कर्स निम्नलिखित में से कहाँ है? तो वाराणसी में। भारत में रेल कब से हुआ था? 16 अप्रैल जरूर याद रखिएगा। 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर चला था मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत में प्रथम आपका जो रेल विद्युत सेवा कब शुरू किया गया था फ्रेंड्स? तो रेल विद्युत वाला चला था 1925 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद रो निकलती है? से निकलती होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो सवाल नंबर 62 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 62 का चेमायुंगडुंग, ठीक है, चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है, यहीं पे आपका मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। तो पूछा जा रहा है कि क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो कब बढ़ जाती है फ्रेंड्स? तो आपका शीत ऋतु में है जो इसका सघनता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है क्षोभ मंडल। 64 को देखें, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। 64 का सी हो जाएगा, कॉफी कहवा। कॉफी हो गया अंग्रेजी शब्द, इसका हिंदी हो गया कहवा। कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? 65 का राइट आंसर गेस करें तो क्या हो जाएगा? वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहा जाता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नया जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसे खादर कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पैडोलॉजी के अंतर्गत आपका मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ये भी याद रखें। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है? 66 का गेस करें तो आपका बिहार है जो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाकी राज्यों की तुलना में। चलिए अगला सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो NH1 और NH2 दोनों को अब जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कह रहा ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना आता है? NH1 और NH2। NH1 है जो कहाँ से फ्रेंड? नेशनल हाईवे 1 है जो आपका कहाँ से कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली से अमृतसर होता है, ठीक है। NH1 याद रखिएगा कहाँ से? तो दिल्ली से कहाँ? अमृतसर होता है, आपका NH1 हो गया। और NH2 है जो फ्रेंड्स दिल्ली से कहाँ है? कोलकाता है। तो अगर आपको इस तरह से पूछे फ्रेंड्स कि ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है तो क्या होगा? NH1 और NH2 दोनों के हो जाएगा आंसर इसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 68 को देखें, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? गेस करें। 68 का तो 82 में हुआ था नाबार्ड की स्थापना। कब हुआ था? तो 12 जुलाई, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये नाबार्ड है जो क्या है फ्रेंड्स? एक कृषि क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था, याद रखिएगा कृषि संबंधित है। पूछा जाता है कि नाबार्ड क्या है, तो ये आपका कृषि क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था है नाबार्ड। 12 जुलाई 1982 में स्थापना हुआ था। चलिए सवाल नंबर 69 को देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? बहुत बार ये सवाल पूछा गया फ्रेंड्स और सबको पता होगा, दादा भाई नौरोजी ने किए थे सबसे पहले। और कब किए थे फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा 1868 ईस्वी में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। 1868 में किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? CSO के द्वारा की जाती है। यानी क्या आपका हो जाएगा 70 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा होता है? तो CSO अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होता है, ठीक है। और देखिए CSO की स्थापना जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है फ्रेंड्स, इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये भी याद रखिए 1951 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल को देखिए, सवाल नंबर 71, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? गेस करें 71 का क्या हो जाएगा? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो 71 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शीशा हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 71 सवाल नंबर मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ये इसका राइट आंसर होगा, सॉरी फ्रेंड्स, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वास्तु मुद्रा है जो मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, ठीक है। निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्रोद में किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? 72 का जो राइट आंसर आपका किसका होता है? सबसे ज़्यादा आपका जल का होता है, ठीक है। ठीक, दोनों प्रश्न हो गया क्लियर फ्रेंड्स कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो वास्तु मुद्रा हो गया है। यहाँ पर निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल का होता है जो सर्वोच्च होता है। अगला सवाल को लेकर सवाल नंबर 73 को, वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पाते? वर्णांध यानी जिसको CB कहते हैं फ्रेंड्स, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, वो लाल और हरा में अंतर नहीं कर पाते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 74 को देखें, अगर अक्षर दिखाई नहीं पड़ा है फ्रेंड्स तो फुल वीडियो करके देखिएगा तो दिखाई देगा, ठीक है। पूरा वीडियो करके देखिएगा तो। चलिए आपका है, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंधे
कंघे, कंघा जो हम लोग कंघा करते हैं, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं, उसका नाम क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, जनरल यूज का सवाल है। देखिए 74 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसे क्या क्या नाम है? पॉलीस्टाइरिन। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे यानी कंघी, खिलौना, कटोरे बनाए जाते हैं, उसका क्या नाम है? तो पॉलीस्टाइरिन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 75 को देखें। सवाल नंबर 75, निम्नलिखित में वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालांग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, क्या हीलियम को मिलाया जाता है? गोताखोर जो समुद्र में जाते हैं वो क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ किसको मिलाया जाता है? तो हीलियम को मिलाया जाता है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 76 को देखते हैं। सवाल नंबर 76, संस्कृति के 4 उपाध्याय के लेखक, बहुत अच्छा सवाल है। किसने लिखा था फ्रेंड्स? 76 का आपका रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा है। संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 77 को देखिए। पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था? तो 77 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1920 में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी से है फ्रेंड्स। पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ? तो 1920 में। सुमित्रानंद पंत को चितंबरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 2 सवाल इसमें बन रहा है फ्रेंड्स। चितंबरा का लेखक कौन है? तो आपको सुमित्रानंद। चितंबरा का जो लेखक है जो सुमित्रानंद पंत है फ्रेंड्स, और इसके लिए कौन सा इनको पुरस्कार दिया गया था? तो आपका जो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था सुमित्रानंद पंत को। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। महेती में कौन सा संधि है? इसमें आपका हो जाएगा संधि, आपका गुण संधि हो जाएगा। 79 का हो जाएगा गुण संधि। अत्याचार का सही निषेध क्या होगा? देखिए इस टाइप से हिंदी का प्रश्न रहेगा। ऐसे स्पेशल में हिंदी का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखते रहें, कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तक। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अति जोड़ क्या होगा? गेस करें। 80 का अति जोड़ आचार होगा, आचार नहीं, अति जोड़ अचार होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अति जोड़ अचार, अत्याचार। सवाल नंबर 81 को देखें। 81 है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? सिंपल सा 50 बार मैं बता चुका हूं पहले, इसका आंसर आप लोग को आना चाहिए। सबसे बड़ी ग्लैंड ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा आपका? लीवर हो जाएगा। लीवर का हिंदी क्या होता है? यकृत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो। याद रखिएगा, पित्त का रस कहाँ से स्राव होता है? पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है, जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। और यूरिया का निर्माण भी आपका यकृत में होता है। सब ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी ग्लैंड हो गया आपका यकृत। अगला सवाल है आपका कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव का सूजन कम हो जाता है, इस घटना को हम कहते हैं। देखिए जनरल यूज का सामान है फ्रेंड्स, हम लोग ऐसा करते भी हैं, तो ये सब सवाल, इसका जवाब, इसका आंसर आप लोग को याद एक बार में हो जाना चाहिए। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पांव रखने से पांव का सूजन कम हो जाता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो 82 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑस्मोसिस। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है अमोनियम सल्फेट उर्वरक के बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होगा? अमोनियम सल्फेट क्या एक प्रकार का उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, तो इसको क्या है बार बार अगर एक ही भूमि में प्रयोग करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन में भी अम्लीय हो जाएगा। जो वहाँ का जो मिट्टी है, भूमि है, मृदा है, वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। याद रखिए अमोनियम सल्फेट से अम्लीय हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 84 का ये हो जाएगा, वर्नर वॉन ब्राउन ने बनाया था। बैलिस्टिक मिसाइल सबसे प्रथम बार किसने बनाया था? तो वर्नर वॉन ब्राउन ने बनाया था। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधा के किस भाग से प्राप्त की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है 85 का फ्रेंड्स। हशीश क्या एक तरह से नशा कह सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, नशीला पदार्थ है, जैसे कॉफ़ी आपका हीरोइन हो गया, कॉकिन, मॉर्फिन हो गया, उसी तरह से। तो हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, बताइए कि वह पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निःस्राव से प्राप्त होता है हशीश। जैसे लौंग का पूछता है फ्रेंड्स, तो क्या कली होता है ना, लौंग किससे प्राप्त होता है? कली से प्राप्त होता है, उसी तरह से ये भी पूछा जाता है। हशीश पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ से? तो 85 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निःस्राव से। अगला नंबर सवाल को 86 नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आ गए? बताएं फ्रेंड्स 86 का राइट आंसर क्या होगा? तो गंधक के उत्पादन में आपका सबसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी तमिलनाडु में। याद रखिए गंधक सबसे ज़्यादा कहाँ, तमिलनाडु में। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कंप्यूटर से नहीं, किसी संगठन के, ठीक है फ्रेंड्स, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेबसाइट कहा जाता है। ठीक है, किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। ये वेबसाइट का आपको परिभाषा ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं कि सामान्य फसलों के उगाने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? पीएच मान कितना होना चाहिए? अच्छा सवाल है कि सामान्य फसल को उगाने के लिए जो उर्वरक मिट्टी होता है तो उसका मिट्टी का जो पीएच मान कितना होना चाहिए? 88 का हो जाएगा आपका राइट आंसर फ्रेंड्स, आपका 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ठीक है, 6 से 7 के बीच में होना चाहिए तब अच्छा रहेगा। अच्छा, पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। बार बार मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। तो कह रहा है उर्वरक, कोई भी फसल को उगाने के लिए जो मिट्टी है उसका उर्वरक मिट्टी का जो पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 होना चाहिए। चलिए 88 हो गया फ्रेंड्स। चलिए 89 देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? मेरे ख्याल से सब जानते होंगे फ्रेंड्स, पहला स्थान है। दूध के उत्पादन में भारत है जो अव्वल नंबर पे आता है, पहला स्थान पे आता है। सॉरी। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत अच्छा सवाल है। 90 को क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? ये देखिए हेपेटाइटिस बी है जो क्या है, जो जॉन्डिस है उसी का विकसित रूप है फ्रेंड्स। तो जॉन्डिस से क्या प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित है, यकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा सवाल है। हेपेटाइटिस बी वायरस से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। अगला सवाल को देखें कि पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? अच्छा सवाल है ये भी, 91 का। तो पौधे को जो सबसे अधिक जल प्राप्त होता है आपका चिकनी मिट्टी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों फ्रेंड्स? तो देखिए जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता क्या होता है? बाकी मिट्टी से अधिक होती है। यही कारण है कि पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी में मिलती है? तो चिकनी मिट्टी मिलती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी को जो जल ग्रहण करने का, धारण करने की क्षमता होता है क्या होता है? अधिक होता है। चलिए अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं कंटिन्यू, हम लोग को 50 मिनट तक कंटिन्यू बोलना पड़ता है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रकाश का रंग इसके खाली स्थान द्वारा निश्चित किया जाता है? तो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। प्रकाश का रंग है जो आवृत्ति के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो ये सब सवाल को डायरेक्ट अगर नहीं याद होता है फ्रेंड्स, एक नोटबुक रखें उसमें लिख ले, अब प्रत्येक दिन देखिएगा जो प्रश्न आता है तो 10 से 15 दिन में आपको परमानेंट में चल जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ इस तरह से पढ़ाई करिए। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए फ्रेंड्स 93 देखते हैं। 93 आपका है फ्रेंड्स कि घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है, किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। अगला सवाल को देखिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? बहुत बार मैं बताया हूँ फ्रेंड्स, तुलसीदास किसके समकालीन थे? गेस करिए। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अकबर के समकालीन थे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अकबर और जहांगीर, यहाँ ऑप्शन कौन है? ए हो जाएगा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। चलिए सवाल नंबर 95 को देखें। सवाल नंबर 95 आपका है कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? कैगा कहाँ है? कैगा कहाँ है फ्रेंड्स? तो बताएं। कैगा कर्नाटका में होगा। कैसे कैगा, कैसे कर्नाटका, कर्नाटका ही सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। ठीक है, तो कैसे कैगा, कैसे कर्नाटका में है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटका में। 95 का बी हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स देखिए, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। कैगा परमाणु हो गया फ्रेंड्स, तारापर हो गया, नरौरा हो गया, तो सबको मैं बता देता हूँ, एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अगर जो पूछा जाए कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है तो कर्नाटका में हो गया। अगर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछे तो कहाँ हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र में हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा कहाँ हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये आपका नरौरा आपका पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर वहाँ होता है। काकरपारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा गुजरात में, गुजरात के सूरत में होता है काकरपारा। फिर है फ्रेंड्स आपका पूछा जाता है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, और राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, और रावतभाटा में पड़ता है। तो देखिए पूछा जाता है तारापुर, नरौरा, काकरपारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबको मैं बता दूँ, उसका सबको एक बार रिवीजन कर लिए। चलिए फ्रेंड्स अब देखिए 96 आपका इंग्लिश से है। 4 प्रश्न आपको इंग्लिश यहाँ पर दिया है, इसी तरह से मिक्स करके दिया जाएगा। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स
काउच पोटैटो, देखिए काउच पोटैटो आज से याद कर लिया फ्रेंड्स, ये आपको हमेशा बोलने के लिए यूज होगा। काउच पोटैटो किसे कहते हैं? जो टीवी का कीड़ा होता है, जो टीवी देखते रहता है, दिन भर टीवी देखते रहता है फ्रेंड्स, जो समय बर्बाद करता है टीवी देख कर करके, उसको काउच पोटैटो कहते हैं। तो देखिए इसका 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अ पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, बहुत ज़्यादा टेलीविजन देखता है, जो टीवी का कीड़ा होता है, टीवी तरह से हटने का नाम नहीं लेता, उसको क्या कहेंगे? काउच पोटैटो। तो आज से फ्रेंड्स आप लोग भी यूटिलाइज करिएगा, कोई ज़्यादा टीवी देख रहा है तो उसको आप लोग आज से क्या कहिएगा? काउच पोटैटो कहिएगा, यानी टीवी देखने के कीड़ा। ठीक है, तो अब देखिए याद रहेगा, जनरल यूज रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। काउच पोटैटो यानी टीवी देखने वाला कीड़ा, यानी टीवी देखने के लिए बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करता है। काउच पोटैटो याद रखिएगा फ्रेंड्स आज से। चलिए 97 को देखें। ही डाइड कैंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ही डाइड। देखिए जब भी कोई बीमारी से मरता है फ्रेंड्स, कोई भी बीमारी से मरेगा, कैंसर हो, जॉन्डिस हो, पीलिया हो, तो वहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, ये माइंड में फिट कर ले। तो ही डाइड कैंसर का रहा है, कैंसर क्या है? बीमारी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कोई बीमारी से मरता है तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर जो और किसी चीज़ से मरता है तो वहाँ पर क्या लगता है? फ्रॉम लगता है, ठीक है। बीमारी छोड़ करिए कि यार डाई फ्रॉम कुछ दूसरा चीज़ से होगा तो फ्रॉम लगेगा, लेकिन बीमारी से मरेगा कोई भी फ्रेंड्स तो वहाँ पर क्या होगा? ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ जॉन्डिस, कुछ भी, डाई ऑफ एड्स, कुछ तरह से, इस तरह से, ठीक। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि 3 पर्सन वर विटनेस देन इवेंट 98 का। तो विटनेस है जो विटनेस है जो हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 99 के देखें। चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, आप वहाँ कितने देर रहेंगे? आप वहाँ कितने देर रहेंगे? तो हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरा घड़ी चुरा लिया, ठीक है। समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरा घड़ी चुरा लिया, तो इसको हम लोग पैसिव में करने कैसे होगा? माई वॉच वाज स्टोलन हो जाएगा, ठीक है। माई सिंपल हो जाएगा, माई वॉच वाज क्या हो जाएगा? स्टोलन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समवन स्टोल माई वॉच, इसका पैसिव वॉइस का हो जाएगा माई वॉच वाज स्टोलन। तो देखिए 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, इसमें 1-2 मैथ जो लंबा था उसको मैं सोल्व नहीं किया, उसका मैं स्पेशल मैथ का सभी क्वेश्चन का एकत्र करके फ्रेंड्स 1-2 वीडियो में सोल्यूशन दे दूंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि अब प्रैक्टिस सेट आप मेरे वेबसाइट पर जाकर करके आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस है, कम से कम तो 3 से 4 हज़ार प्रश्न तो जरूर होगा फ्रेंड्स सभी। तो वहाँ पर जा करके आप खाली टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले फ्रेंड्स, एग्जाम के टाइम में इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आप लोग को वहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।